हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे सिलेबस प्लस उनको कैसे पढ़ना है और बुक्स भी हम देखेंगे कौन कौन से बुक्स हमको रेफर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के ओवरव्यू, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रक्चर के बारे में। रिलीज डेट था वो था 29 जुलाई 2025। टोटल 230 पोस्ट निकले हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 156 और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 74। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट था 29 जुलाई से ही। लास्ट डेट था अप्लाई करने का 22 अगस्त। पहले 18 अगस्त था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। बेसिकली इसमें 120 MCQs रहेंगे और टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। इसका ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका जो सेकेंड फेज होगा वो होगा इंटरव्यू और क्या बोलते हैं रिटन एग्जाम, और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स ऐड करने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें रिटन टेस्ट का जो परसेंटेज होगा वो होगा 75% और इंटरव्यू का जो परसेंटेज होगा वो होगा 25%। सिंपल वर्ड्स में बोले तो यूपीएससी ने ईपीएफओ के लिए 230 पोस्ट निकाली है, जिसमें ईओ, एओ और एपीएफसी दोनों के लिए रिक्रूटमेंट है। एग्जाम 2 स्टेजेस में होंगे, पहला रिटन टेस्ट एमसीक्यू और फिर आता है इंटरव्यू। रिटन टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल मेरिट में इसका 75% वेटेज है और इंटरव्यू का 25%। तो आगे हम इसके सिलेबस देखते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। इसमें हम ईओ, एओ और एपीएफसी दोनों को कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या कॉमन सिलेबस है, क्या क्या एक्सटेंडेड सिलेबस है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। दोनों एग्जाम एओ और एपीएफसी में आता है। टॉपिक्स होंगे ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन एंड पैराजम्पल्स। सेकेंड है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। दोनों में कॉमन है। ईयू और एओ के लिए नॉर्मल मॉडर्न हिस्ट्री का कवरेज, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीयन एरा, क्विट इंडिया, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। एपीएफसी में थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ है, यहाँ कल्चर एंड हेरिटेज के साथ लिंकेज भी आता है। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज कवर होते हैं। फोर्थ है हमारे इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। दोनों के लिए कॉमन है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, ट्रांसपेरेंसी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, बजट सब कवर होता है। फिफ्थ है हमारा जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल। ईओ और एओ में बेसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, एडजस्टमेंट्स एंड जनरल्स। एपीएफसी में ये प्लस ऑडिटिंग भी इंक्लूडेड है। सिक्स्थ है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। लेबर कोड्स, ट्रेड यूनियंस, वेज एक्ट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, रिफॉर्म्स, सभी चीजें पढ़नी होती हैं। सेवेंथ है हमारा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। दोनों के लिए कॉमन है हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्कीम लाइक ईपीएफओ, ईएसआईसी, सोशल सिक्योरिटी कोड्स, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पीएफ एक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ईओ और एओ में बेसिक साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर, ओएस, एमएस ऑफिस, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, इंटरनेट। एपीएफसी में यही टॉपिक्स एक्सपेंडेड होते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बोल्गन एल्जेब्रा, ऑटोमेटिक टूल्स भी इंक्लूडेड है। नाइन्थ है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी।
ईओ और एओ में मैथ्स जैसे कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, रेशियोज, परसेंटेज, एसआई एंड सीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, रीजनिंग में आएगा सिंबॉलिज्म, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, रेफरेंस एंड डाटा सफिशिएंसी। एपीएफसी में एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, एनालॉजीज। नेक्स्ट है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। ईओ और एओ में ये नहीं होता है, एपीएफसी में आता है। उसमें इंक्लूडेड होता है आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट एंड मिडिवल डायनेस्टीज जैसे कि मौर्यास, गुप्तास, टेम्पल, आर्किटेक्चर एंड फिलोसफी। 11th है हमारा पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये ईओ और एओ में नहीं है, सिर्फ एपीएफसी में है और ये कवर करता है डेमोग्राफिक्स, माइग्रेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एजिंग, क्लाइमेट जस्टिस, इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। 4th है हमारा ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ये भी ईओ और एओ में नहीं आता है, सिर्फ एपीएफसी में होता है। इसमें इंक्लूडेड होते हैं ऑडिट प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट, एथिक्स, इंश्योरेंस, life insurance, general insurance, social insurance and schemes, risk and spread management। 13th है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ईओ और एओ में नहीं है, एपीएफसी में इंपॉर्टेंट है जैसे कि डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। डिफरेंस समझने लायक है, एओ और एओ सिलेबस ज्यादा जनरलिस्ट लेवल है। एपीएफसी सिलेबस ईओ और एओ का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें एक्स्ट्रा प्रोफेशनल टेक्निकल टॉपिक्स जैसे कल्चर एंड हेरिटेज, पीडीजी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक्स, इमर्जिंग टेक ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ईओ और एओ के लिए प्रिपेयर करते हो तो एपीएफसी के लिए बस 4 से 5 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल में सिलेबस, कौन कौन से बुक्स हमको रेफर करनी चाहिए और उसको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है जो कि है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसमें ऐड नहीं है इंटरजेक्शन, पर आपको इंटरजेक्शन भी पढ़ना होगा, और आर्टिकल्स। फिर आते हैं टेंसेस और उनके करेक्ट यूसेज। फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स में से कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल एसेट्रा। ये सारी वर्ड्स कहाँ कहाँ कब कब यूज होते हैं। फिर आता है वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बहुत सारे एमसीक्यूज में ये रहेगा कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहेगा और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहेगा। फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वर्ड रूट्स। फिर फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस जैसे कि स्टेटस, क्यू, बोनाफाइड, ये सारे वर्ड्स भी हमको देखने हैं। फिर है यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग एंड करेक्शन, क्लॉज टेस्ट जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद ग्रामर एंड वोकैबुलरी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स सिंगल एंड डबल, comprehension and reading, unseen passages, factual, narrative and argumentative, theme detection, summarization and inference based questions, and tone of the passage. फिर है spelling and word usage, spotting incorrect spellings, confusing words जैसे accept, expect, affect, effect, advise, advise। ये दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है, तो हमको ये सारे भी डिटेल में देखना है। अगर हम बुक्स की बात करें तो ग्रामर एंड यूसेज के लिए आप यूज कर सकते हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, व्रेन एंड मार्टिन के। और एक और बुक है वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो कि है एसपी बख्शी अरिहंत की, जो कि एमसीक्यू के लिए बेस्ट है। अगर हम वोकैबुलरी और आइडियम्स की बात करें तो आप वर्ड पावर मेड इजी जो कि नॉर्मन लुइस की बुक है, आप वो रेफर कर सकते हैं, या तो ऑक्सफोर्ड वर्ड स्किल्स जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की बुक है फॉर आइडियम्स एंड रियल यूसेज। प्रैक्टिस बुक्स एंड पीवाईक्यूज
के लिए आप ट्राई कर सकते हैं जनरल इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज एससी गुप्ता अरिहंत। और प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ के 2022 एंड 2023 के क्वेश्चन पेपर्स। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप रेफर कर सकते हैं हिंदू या द एक्सप्रेस एडिटोरियल्स डेली वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन के लिए, और प्रतियोगिता दर्पण इंग्लिश सेक्शन जो कि प्रैक्टिस यूजेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहला ग्रामर डेली रिवीजन आपको करना है कम से कम 20 से 30 मिनट तक। वोकैबुलरी आपको रोज कम से कम 15 से 20 नए वर्ड्स आपको मतलब उसके मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स दोनों लिखने हैं, प्लस उससे सेंटेंस भी फॉर्म करना है। आपको रोज एमसीक्यू के प्रैक्टिस करना है। आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे कि आप नाउन का एमसीक्यू 20-30 प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव उठा लीजिए। ऐसे इंग्लिश का आपको प्रैक्टिस डेली करना है। और मॉक टेस्ट हर वीकेंड का एक सेक्शनल टॉपिक का आप मॉक टेस्ट रख सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपकी कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही है और आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, इंग्लिश सिलेबस दोनों एग्जाम्स ईओ और एपीएफसी के लिए सेम है, डिफरेंस बस दूसरे सब्जेक्ट्स में है। इंग्लिश में कोई वेरिएशन नहीं है, तो आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर कीजिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब हम अगले सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि यूरोपियन कैसे इंडिया में आए। इसमें हमको कवर करना है पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच एंड डेनिश अराइवल। फिर हमको उनके ट्रेड सेंटर्स देखने कि उनके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ट्रेड्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे एंग्लो डच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, कर्नाटिक वॉर्स, और भी बहुत सारे वॉर हुए जिसको हमको सबको डिटेल में पढ़ना है कि पहले क्या हुआ, फिर वॉर का सिचुएशन कैसे बना, और वॉर के बाद की आउटकमिंग क्या थी और उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ा। फिर हमको देखना है ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारे बैटल्स हमको देखने हैं। फिर डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स जैसे वॉरिंग हेस्टिंग्स, कॉर्नवेल्स, वेस्ली, डलहौजी एंड बेंटिक। बेसिकली हमको सारे ही गवर्नर जनरल्स और विसरॉय के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है जिसके बारे में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नारोजी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फैमिलीज अंडर कॉलोनियल रूल। फिर हमको पढ़ना है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, पराथन समाज, अलीगढ़ मूवमेंट एंड रोल इन नेशनल अवेकिंग। फिर हम बात करते हैं अपराइजिंग एंड रिवोल्ट बिफोर 1857 की, तो उसमें पढ़ना हमको सन्यासी रेबेलियन, पॉलीगर रेबेलियन, वेलर म्यूटिनिटी, वाहाभाई मूवमेंट, संथाल एंड मुंडा रिवोल्ट। फिर आ जाते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में, तो इसके कॉजेज क्या क्या थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड सोशो रिलीजियस। फिर इसके लीडर्स कौन कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। नेचर ऑफ रिवॉल्ट, नेचर उसका क्या था, सिपॉय म्यूटिनी क्या थी, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिबेट, इसके बीच में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस और एंड ऑफ कंपनी रूल, कि कंपनी रूल का कैसे एंड हुआ। फिर आ जाते हैं राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेशन 1895, एओ हुम एंड वीसी बनर्जी। फिर मॉडरेट फेज 1885 से 1905 तक, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्र बैनर्जी। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1970, जिसमें लाल पाल बाल की बहुत बड़ा रोल है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और मैं एक पाल का नाम भूल रही हूँ बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट में जरूर बताइए, मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, सूरत एंड स्प्लिट, इमरजेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, इसमें है अनुशीलन समिति,
अभिनव भारत, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर मूवमेंट, कमोगता मरु इंसिडेंट। फिर आ जाते हैं गांधीयन एरा में, तो गांधी जी का अराइवल, फिर चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में जो उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर रौलत सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 to 2022, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 to 1934, देन दांडी मार्च, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी बार हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, और हर बार जब हुआ तो उसका टॉपिक क्या था, उसका आउटकम क्या था, हमको सब डिटेल में पढ़ना है। फिर एक क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर आ जाता है रोल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड रीजन्स, कि छोटे छोटे रीजन्स में उनका क्या क्या रोल रहा और उन्होंने कैसे रिवोल्ट किया। रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत सारी वुमेन्स थी जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे बहुत बड़ा हाथ था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई। पीजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट्स, पीजेंट्स भी और वर्कर्स भी उस टाइम बहुत सारे मूवमेंट्स कर रहे थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जब ब्रिटिशर्स भारत से चले गए तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को कैसे कैसे इंडिया में कवर किया गया। फिर टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इंडिपेंडेंस की तरफ क्या क्या सिचुएशन बनी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। फिर पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन का क्या रीजन था, और कैसे मतलब कैसे पार्टीशन हुआ तो कैसे डिसाइड हुआ कि कैसे पार्टीशन होगा, ये सारी चीजें हमको डिटेल में पढ़नी है। फिर आ जाता है अगस्त ऑफर, क्रिप्स कमीशन, कैबिनेट मिशन, इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस। फिर आ जाता है माउंट बेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए अगर आप बुक्स की बात करें जो हम बुक्स रेफर कर सकते हैं, वो है बेसिक तो हमारा एनसीईआरटी है क्लास 8 से लेके 12 तक। फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस की बात करें तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बिपिन चंद्र जी ने लिखा है। फिर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया दैट इज स्पेक्ट्रम, राजीव वहीर के बारे में लिए। बेस्ट फॉर रिविजन एंड एमसीक्यू, मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सप्लीमेंट्री अगर हम बुक्स की बात करें तो हम लूसेंट की जीके मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहला स्टेप है फाउंडेशन। एनसीईआरटी क्लास 8 से 12 से स्टार्ट करो, टाइमलाइन समझो फ्रॉम 1600 टू 1997। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको फ्लो चार्ट बनाना है, और अब वो फ्लो चार्ट ना अपने रूम में या जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहां पे स्टिक कर दे, और बार बार आप देखेंगे तभी आपको ईयर वाइज सारी चीजें याद हो पाएंगी। फिर हमारा मेन प्रिपरेशन आता है जो कि हमको स्पेक्ट्रम टॉपिक वाइज आप स्टडी कर सकते हैं। हर चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें डेट्स, एक्ट्स, लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजों को आपको हाईलाइट करना जिससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। फिर डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से एनालाइज बेस्ड क्लैरिटी ले सकते हैं। हर मूवमेंट का कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और सिग्निफिकेंस पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स लिंक, फ्रीडम स्ट्रगल को रीसेंट कॉन्वर्सेशन से कनेक्ट करो। आज़ादी का अमृत महोत्सव, नेताजी मेमोरियल, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हमको ये सारे मतलब करंट अफेयर से भी रिलेट करके हमको पढ़ना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। प्रैक्टिस रिविजन, डेली डेली तो नहीं, मतलब आप वीकली में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब सिलेबस आपको सेक्शनल बेस्ड, मतलब जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उससे आप एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चन में आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या चीजें आपको याद हो जाएंगी और आपको समझ में भी आएगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं या क्या क्या छूट गया, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। की डिफरेंस की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल सिलेबस दोनों में सेम है, लेकिन एपीएफसी में कभी कभी डीपर क्वेश्चंस आते हैं जैसे जिसमें कल्चर एंड हेरिटेज से लिंकेज भी पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाना और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट वीडियो जो बनाई है वो मैंने पोर्तुगीज पे बनाई कि पोर्तुगीज इंडिया में कैसे आए, उन्होंने कैसे इंडिया को रूल किया और उस टाइम उनका इफेक्ट क्या क्या था, उनकी आने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाने वाले वो हम डच पे बनाने वाले हैं, तो आप एक बार वो वीडियो को जरूर देखें, आपको डिटेल में नोट्स पे मिल जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कंसेप्ट बहुत ईजिली। नेक्स्ट हमारा वो है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। पिछले 12 to 18 मंथ्स का मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज आपको कवर करना है।
समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो कि G20, ब्रिक्स, SCO, क्वाड, ASEAN, कॉप मीटिंग्स, ये सबके आपको उनके डिटेल में उनकी मीटिंग का रीजन क्या था, आउटकम क्या निकला। फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जैसे HDI, GII, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, WEF रिपोर्ट्स, ये सारे आपको एक बार एक शॉर्ट नोट्स में बना के देख लीजिए कि पिछले मतलब प्रीवियस रिपोर्ट आया था तो उसमें क्या रिपोर्ट आया था, करंट रिपोर्ट में क्या आया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, WB, WTO, UN, WHO, ILO and etc. India's bilateral relations, agreements, defense and trade ties. सेकेंड है हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, फ्लैगशिप स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत, PM किसान, प्रधानमंत्री योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। फिर सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे मनरेगा, NFSA, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फिर पोषण अभियान, ICDS, फिर लेबर रिफॉर्म्स एंड सोशल सिक्योरिटी कोड्स, EPFO के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। Schemes for women, children, youth, disabled and marginalized section. थर्ड है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें है यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स, 5-year प्लान्स, हिस्ट्री एंड नीति आयोग, इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, फिर इकोनॉमिक कंसेप्ट जैसे इन्फ्लेशन, फिस्कल डिफिक्ट, मॉनिटरी पॉलिसी, बैंकिंग रिफॉर्म्स, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे FDI, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एंड PLI स्कीम, फिर डेवलपमेंट इश्यूज जैसे अर्बन वर्सेस रूरल के क्या क्या चैलेंजेस हैं। फोर्थ में आ जाते हैं वो है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें हमको पढ़ना है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, पेरिस एग्रीमेंट एंड कॉप समिट्स, रिन्यूएबल एनर्जी मिशन, नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, then Environment Acts जैसे EPA 1986, Wildlife Protection Act, Forest Conservation Act, Disasters in India जैसे फ्लड, साइक्लोन, हीट वेव्स, NDMA का रोल एंड SDGs जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिफ्थ में आ जाते हैं दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो मिशन, चंद्रयान 3, गंगायान, आदित्य LI, देन डिफेंस में क्या क्या है जैसे अग्नि, पृथ्वी, तेजस, INS, विक्रांत, DRDO, टेक, डिजिटल इंडिया, AI, 5G, UPI, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। देन हमारे हेल्थ में आ जाए तो वैक्सीनेशन, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कोविड 19 में मतलब जो वैक्सीनेशन वगैरह जो सारी चीज़ें हुई, टेलीमेडिसिन, फिर बायोटेक में जीनोम एडिटिंग, बायोएथिक्स एंड न्यू इनोवेशंस। सिक्स्थ दैट इज सोशल एंड लेबर इश्यूज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉज एंड लेबर कोड्स जैसे वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। फिर सोशल जस्टिस इश्यूज जैसे कास्ट, जेंडर, माइनॉरिटी, ST SC एंड OBC राइट्स, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट इश्यूज, ट्रेड यूनियंस एंड वर्कर्स राइट, ILO कन्वेंशन एंड चाइल्ड लेबर इश्यूज। सेवेंथ है हमारा वो है इंडियाज डेवलपमेंट चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, रूरल इकोनॉमी, अग्री रिफॉर्म्स एंड MSP, E-नाम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अर्बन इश्यूज जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन, ट्रैफिक, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, NEP 2020, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। बेस्ट सोर्सेज फॉर बुक्स, बेस्ट सोर्सेज जहाँ से आप पढ़ सकते हो तो न्यूज़पेपर दैट इज द हिंदू या द एक्सप्रेस, आप कोई भी जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर में आता हो, मैगजीन्स योजना, कुरुक्षेत्र, सोशल प्लस रूरल डेवलपमेंट, PA बाई समरी, रिपोर्ट्स, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग। बुक्स के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं इंडिया ईयर बुक, सिलेक्टेड चैप्टर्स, लक्ष्मीकांत फॉर स्कीम्स एंड पॉलिसी एंड रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक बेसिस इफ वीक, अगर आपका वीक है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी अगर की हम बात करें तो सबसे पहले स्टेप है स्टैटिक एंड करंट इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल, न्यूज में आया मनरेगा का बजट इंक्रीज
revise features, history, objectives of the act. फिर स्टेप 2 दैट इज डेली रूटीन न्यूज़पेपर पढ़ो. फोकस ओनली ऑन स्कीम्स, इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, समिट्स एंड IR. Third, that is monthly compilation, vision, insights, drishti, monthly CA use करो. Schemes plus India's का short notes with year plus ministry and objectives बनाओ. Exam oriented focus, UPSC, EPFO, MCQ are factual and objective, not analytical like UPSC, CSE. Example, which ministry launched PM Poshan scheme? India ranked in G11 2024. Step 5, revision and practice. Revision lasts 12 to 18 months. CA priority. Solve spectrum style 1000 plus current affairs questions. Revise 2 to 3 times before exam. मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है. देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको मतलब हर ही सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपको एक समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं. अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की. सबसे पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1773 से 1947 के एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, बोरोड फीचर्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्टराइन. फिर बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड DPSP की. फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. DPSP क्लासिफिकेशन, FR एंड DPSP का डिफरेंस. फिर आ जाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, लीगल एंड इंपॉर्टेंस एंड लीगल स्टेटस. फिर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर, पावर्स, प्रोसीड्यूर्स, डिवाइसेस, एडजर्नमेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस, सेंसर एक्सेट्रा. फिर है हमारा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव. फिर इमरजेंसी प्रोविंसेस, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल. फिर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जुरिस्डिक्शन, PIL, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. Federal and local governance, center and state relations, legislative, administrative and financial, interstate relations, river water disputes, interstate council and zonal councils. फिर पंचायती राज, 73rd amendment, municipality, 74th amendment and 3-tier government. फिर आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, UPSC, फाइनेंस कमीशन एंड CAG. नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड रिप्लेसमेंट. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे NDC, SHRC, CIC, लोकपाल, लोकायुक्त, CBI एक्सेट्रा. अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स, 101st अमेंडमेंट, GST, 103 EVS, 104 रिजर्वेशन. फिर आ जाता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, करंट अफेयर्स, जजमेंट्स, बिल एंड एक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंडियन इकोनॉमी. तो उसमें आ जाता है हमारा बेसिक कंसेप्ट, नेशनल इनकम, GDP, GNP, NNP, GVA, PPP, per capita income, inflation, deflation, recession and stagnation. Monetary policy and fiscal policy, economic planning and development, planning and evolution, 5-year plans, Niti Aayog, sustainable development, inclusive growth, important indices, HDI, global competitiveness, global innovation index. Third, that is agriculture and rural economy, agriculture का role in Indian economy, issues, irrigation, land reforms, MSP, food security, WTO and agriculture. Scheme, that is PM Kisan, ENAM, PM Fasal Bima Yojana. Fourth, this is industry and infrastructure, industry policies, Make in India, Atmanirbhar Bharat, PLI scheme, MSME startups, easy on doing business, infrastructure, power, roads, ports, airports, smart cities, digital India, banking and financial sector, RBI functions, monetary policy, inflation and targeting.
commercial banks, NBFC, cooperative banks, payment banks, financial inclusion, Jan Dhan Yojana, UPI, digital payments, NPA, crisis, insolvency and bankruptcy court, IBC. फिर 6 नंबर पे आता है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, एक्सचेंज रेट, कन्वर्सिबिलिटी ऑफ रूपी, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, AIIB, FDI, FII, FEMA, फॉरेक्स रिजर्व्स। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन, बजट बेसिस, रेवेन्यू एंड कैपिटल, डिफेक्ट्स, फिस्कल रेवेन्यू, प्राइमरी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST, फाइनेंस कमीशन, सब्सिडीज एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट एंड लेबर इकोनॉमिक्स, स्पेशल EPFO, जिसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स, कॉजेस, रिपोर्ट्स, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जीनी, MPI दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, labor reforms, 4 labor codes that is wages, wage act, industrial relations, social security, occupational safety, then social security, EPFO, ESIC and pensions. अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की बुक्स की, कौन कौन से बुक्स हम रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की, दैट इज M लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए, DD बासु इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस बिल्स और एक्ट वगैरह के लिए, और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। इकोनॉमिक के लिए हम पढ़ सकते हैं रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे समरी, यूनियन बजट हाइलाइट्स के लिए, नितिन सिंघानिया इंडियन इकोनॉमी अल्टरनेटिव है ये, न्यूज़पेपर बिजनेस पेज ऑफ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, नीति आयोग एंड RBI रिपोर्ट्स। स्ट्रैटेजी की बात करें तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नेंस कवर करना है, बार बार रिवीजन करने से प्रीलिम्स और EPFO के क्वेश्चन ज्यादा तक डायरेक्ट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप UPSC, CSE और EPFO दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो बहुत अच्छा होगा। इकोनॉमी की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करना है सबसे पहले, दैट इज GDP, इन्फ्लेशन, फिस्कल डिफेक्ट, बजट एंड बैंकिंग। करंट अफेयर से लिंक करना है कि अभी हमारा बजट कितना है, फाइनेंशियल बजट क्या होता है, ईयरली बजट आता है, देन RBI रिपोर्ट्स, और इसको हमको शॉर्ट नोट्स बनाना है सारी स्कीम्स के, इंडिसाइज के, और जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के आ रहे हैं। फिर करंट अफेयर इंटीग्रेशन, न्यूज में आई किसी स्कीम के स्टैटिस्टिक के साथ रिवाइज करना, देन प्रैक्टिस, MCQs आपको सेक्शनल बेसिस पे प्रैक्टिस करने, सेक्शनल टॉपिक्स पे आपको MCQs सॉल्व करने हैं। रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स, इंडिसाइज और स्कीम्स के लिए। अक्रेंसी और स्पीड दोनों पे फोकस करना है। EO वर्सेस APFC डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो EO और AO में मोर फैक्चुअल क्वेश्चंस जैसे आर्टिकल, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, बैंकिंग टर्म्स रहते हैं, लेकिन APFC में एनालिटिक एंड कंसेप्चुअल रहते हैं, पॉलिसी के रीजंस, इकोनॉमी इम्पैक्ट और लेबर रिफॉर्म्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा दैट इज जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमको पढ़ना है मीनिंग। अकाउंटिंग के सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करके उनका रिजल्ट शो किया जाता है। फिर हमको इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, जैसे कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, शो ट्रांजैक्शन पोजीशन, शो फाइनेंशियल पोजीशन। फिर हमको इसके फंक्शंस देखने हैं कि इसका फंक्शंस क्या क्या है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। फिर इसके इंपॉर्टेंस, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, लीगल कंप्लायंसेस and financial control. Users of accounting info, owners, managers, creditors, investors, government. फिर हमको इसके ब्रांचेस देखने, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फिर हमको इसके बेसिक टर्म्स भी देखने, जैसे कि एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। सेकेंड है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, बेसिस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जिसमें हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट,
going concern concept, money measurement concept, accounting period concept, double aspect concept, this is asset is equal to liabilities plus capital, accrual concept, realization and matching concept. फिर conventions देखना है, conservation, consistency, materiality and full closure. एंड थर्ड है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल, जिसमें हमको देखना है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज गैप, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवरेज विथ IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स AS, फिर दोनों के बीच के डिफरेंस इन एप्लीकेबिलिटी, प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंसेस. फोर्थ नंबर पे हमारा जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट and expense, debit and credit, liabilities, capital and income, debit and credit, general, primary entry book, ledger, posting of journal entries, trial balance to check arithmetically accuracy, detect errors. Fifth है हमारा subsidiary books, that is cash book, single, double, triple column, petty cash, purchase and sales book, purchase return and sales return, general paper. Sixth है हमारा capital and revenue, capital expenditure, इसमें हमको पढ़ना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स का डिफरेंस, एंड डिफर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. देन सेवेंथ है हमारा फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमको पढ़ना है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट. एट्थ है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इसकी मीनिंग पढ़ना है, लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर टाइम. मेथड्स क्या क्या है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, डायमेंशन बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड. देन अकाउंटिंग फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स. नाइन्थ है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल कैलकुलेशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. टेंथ है हमारा कंपनी अकाउंट्स, जिसमें हमको पढ़ना है इश्यूज ऑफ शेयर्स एट पर प्रीमियम एंड डिस्काउंट, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. फिर 11th है हमारा कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, जिसमें हमको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3, फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, डिफरेंसेस. कैश फ्लो जो होता है वो शॉर्ट टर्म माइनस टर्म लिक्विडिटी, एंड फंड फ्लो दैट इज ओवरऑल फाइनेंशियल मूवमेंट. 12th है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. मेथड्स पढ़ने, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस. थर्ड है हमारा दैट इज ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस, डिटेक्ट फ्रॉड्स, इंश्योर एक्यूरेंसी. टाइप्स, स्टैट्यूटरी, internal cost management and tax audit. Then auditors write duties and liabilities. अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो हम इसके लिए बुक्स रेफर कर सकते हैं, दैट इज R.L. गुप्ता एंड राधास्वामी, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, S.N. महेश्वरी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी, T.S. जनरल, डबल एंट्री बुक कीपिंग बेसिक्स, P.C. तुलसियान, अकाउंटेंसी फॉर MCQs, ICAI स्टडी मटेरियल फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे. तो स्टेप 1 होगा जो हमको बेसिक से स्टार्ट करना, दैट इज जनरल, लेदर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स. फोकस ऑन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, मोर थ्योरी एंड लेस हेवी न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स जो करना है वो बहुत इजी, जो इजी न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, हेवी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में नहीं आएंगे. और प्रायोरिटाइज करना है कंसेप्ट जैसे कि गैप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट एंड कैश फ्लो. प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इसका बहुत बार आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग कॉमर्स वाले हैं या जो अकाउंटिंग से मतलब जो 11th-12th में जिनका सब्जेक्ट रहा है कॉमर्स, उनको तो अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं या जो साइंस वाले हैं उनको अकाउंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. तो इसका रेगुलर बेसिस पे आपको रिविजन करना पड़ेगा ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए. अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं. नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज. तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस को स्टडी करना है, इंपॉर्टेंस
देखना है हार्मनी प्रोडक्टिव प्लस ग्रोथ, अप्रोचेस देखना है यूटिलिटरी एक फैमिली जैसा रिलेशन, प्लूरलिस्ट डिफरेंट ग्रुप्स को अलग इंटरेस्ट इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मार्क्सिस्ट क्लास स्ट्रगल एम्प्लॉयर्स वर्सेस वर्कर, फैक्टर्स इन इंडिया ट्रेड यूनियंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर इसका रोल क्या है, स्टेट लॉज बनाता है, एम्प्लॉयज पॉलिसी, ट्रेड यूनियंस वर्कर राइट्स जुडिशियरी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। थर्ड है हमारा दैट इज ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया, जिसमें हमको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, देन बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक, देन AITUC 1920, देन मेजर फेडरेशंस जैसे कि AITUC, INTUC, HMS, BMS, देन राइट्स एंड लाइबिलिटीज अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी में भी आएगा। देन वी हैव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, कौन सा यूनियन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होगा, फिर उसका रोल क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, वर्कर्स वेलफेयर, देन सोशल सिक्योरिटी। थर्ड है हमारा दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉजेस एंड टाइप्स। तो पहले इसके कॉजेस पढ़ने से वेजेस, वर्किंग कंडीशन, बोनस, रिट्रीचमेंट, देन इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, दैट इज स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ले ऑफ्स, फिर सेटलमेंट मेथड्स क्या क्या कैसे हो सकते हैं, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। फिर इंस्टीट्यूशंस जो लेबर कोर्ट्स जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यून, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, जैसे वर्क्स कमिटीज, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड कोड ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीनिंग क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच नेगोशिएशन को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, डिमांड क्या है, नेगोशिएशन, एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन इंपॉर्टेंस, रिड्यूस डिस्प्यूट्स एंड प्रमोट कॉर्पोरेशन। फिर प्रॉब्लम इन इंडिया, मल्टीपल यूनियंस एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देन ILO का रोल, प्रमोट फॉर फेयर बार्गेनिंग वर्ल्ड वाइड। फिफ्थ है हमारा लेबर वेलफेयर। तो इसका कंसेप्ट क्या है, वर्कर की फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग पे ध्यान रखना। इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो स्टैट्यूटरी, वॉलेंट्री एंड म्यूचुअल। देन वेलफेयर ऑफिसर रोल, दैट इज इंश्योर्ड फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, PF, ESIC, ग्रेजुएटी, मटर्निटी बेनिफिट एंड इंश्योरेंस। सिक्स्थ है हमारा दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ILO। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसका ओरिजिन था 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेलेंस के थ्रू। इसका स्ट्रक्चर क्या है, थ्री पार्टी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, वर्कर, इसके बारे में हमको पढ़ना है। देन कोर कन्वेंशंस, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, इक्वल पे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इंडिया एंड ILO, फाउंडिंग मेंबर, रेक्टिफाइड मेनी कन्वेंशंस। फिर सेवेंथ में हम देखेंगे कि हमको बेसिकली लेबर लॉ से रिलेटेड कौन कौन से मेजर एक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, EPF एक्ट 1952, ESI एक्ट 1948, maternity benefit act 1961, equal remuneration act 1976, Contract Labour Act 1970, Apprentice Act 1961 and Standing Orders 1960s 1946, then Child Labour Act 1986। एट्थ में हम देखेंगे कि लेबर रिफॉर्म्स और लेबर कोड्स जो रिसेंट में आए हैं, दैट इज कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, OSH एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 एंड कंपैरिजन। पुराने 26 लेबर लॉज को मिला के 4 कोड्स बनाए गए हैं। तो इनके बीच के ये सारे जो कोड्स हैं, इनके बीच के हमको कंपैरिजन पढ़ना है कि पिछले में क्या क्या क्लॉज लैग कर गए थे और नए में क्या क्या ऐड हुए हैं, क्या क्या हटाए गए हैं। तो ये सब भी हमको डिटेल में पढ़ना है, ये MCQ फॉर्म में आ सकता है। देन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो इसकी नीड क्या थी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, वर्कर प्रोटेक्शन। देन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कॉजेस क्या क्या है, अनसेफ मशीन, नेग्लिजेंस, प्रिवेंशन, ट्रेनिंग, सेफ्टी डिवाइसेस, फर्स्ट एड, फैक्ट्रीज एक्ट, OSH कोड, सेफ्टी नॉर्म्स एंड मैंडेटरी। 10th हमारा दैट इज करंट डेवलपमेंट्स इन लेबर इश्यूज।
तो इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ना है और मैटरनिटी लीव, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गिग इकोनॉमी एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स राइट्स, जैसे स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, इनके जो वर्कर्स होते हैं इनके बारे में पढ़ना है हमको। देन ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर, फ्लेक्सिबल वर्किंग, आउटसोर्सिंग, इनफॉर्मल सेक्टर, 90% वर्कफोर्स एंड नीड फॉर सोशल सिक्योरिटी। बुक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप बुक्स रेफर कर सकते हैं, दैट इज पीएल मलिक इंडस्ट्रियल लॉ, एससी श्रीवास्तव इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, पी के पढ़ी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज बेस्ट फॉर यूपीएससी, बेयर एक्ट्स आपको तो रेफर करना ही है, सारे सेक्शंस आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे, एंड ऑफिशियल लेबर कोड्स 2020, पीए बाय लेबर सिस्टम। स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स, एक्ट्स और लॉज, इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, लिंक विद करंट अफेयर्स की जो लॉज जितने भी उनको करंट अफेयर्स में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको उसको लिंक करके पढ़ना है। देन रिवाइज विद पीवाईक्यूज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिवाइज करना है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उस पर बहुत ध्यान देना है। ईओ और एओ, बेसिक प्लस डेफिनेशन प्लस आईएलओ और ट्रेड यूनियन, इसमें से ही क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, लेकिन जो एपीएफसी है उसमें इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लेबर कोड्स, करंट डेवलपमेंट्स एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना है मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी, देन उसका एम क्या है, सोशल इंश्योरेंस क्या है, सोशल असिस्टेंस क्या है, फिर हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखने हैं जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर तीसरा है हमारा मेजर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो इसमें हमको पढ़ना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, then social assistance and non-contributory NSAP 1995, old age pension, widow pension and disability pension, unorganized worker social security act 2008 for unorganized workers, BOCW Bokau Act 1996 construction workers के welfare and boards and Cs, then new labor codes, that is code on social security, consolidates 9 laws, EPF, NSI, maternity gratuity, coverage। देन अगर आप बेसिकली इसमें एक्ट्स देखेंगे ना तो लेबर लॉज में बहुत सारे एक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो भी जैसे ग्रेजुएटी एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, फिर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, तो बेसिकली आपके एक्ट्स तो उसमें कवर हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। फोर्थ हम देख लेते हैं, फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, फिर अटल पेंशन योजना गारंटीड पेंशन कंट्रीब्यूटरी, देन पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, दैट इज लो कास्ट लाइफ इंश्योरेंस, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, दैट इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली। देन चैलेंजेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो 90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कवरेज बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत लो है, मल्टीपल ओवरलैपिंग स्कीम्स, कोऑर्डिनेशन वीक, इम्प्लीमेंटेशन bottlenecks, corruption, benefits, cost of living, inadequate coverage। देन हमको देखना है वे फॉरवर्ड, इसमें हमारा इंक्लूड होगा सोशल सिक्योरिटी को 2020 को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, ई शरण पोर्टल से डिजिटल इंक्लूजन, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कवर करना, जोमैटो, ओला एंड स्विगी, देन अवेयरनेस कैंपेन्स, देन पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप मॉडल फॉर सोशल सिक्योरिटी। अगर हम बुक्स की बात करें तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, दैट इज पी के पढ़ी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, एससी श्रीवास्तव सोशल सिक्योरिटी लॉज, एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपको ऑनलाइन नेट में मिल जाएगा। देन बेयर एक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के, और योजना एंड कुरुक्षेत्र फॉर स्पेशल इश्यूज। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपका फोकस होना चाहिए डेफिनेशन एंड की सेक्शंस ऑफ द एक्ट्स में,
आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वर्कर्स कौन होंगे, चाइल्ड कहाँ से किस एज को कौन से एक्ट में काउंट किया जा रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट आपको याद रखना है, जैसे कि 2017 में मैटरनिटी लीव के लिए अमेंडमेंट आया था। देन 2020 के लेबर कोड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सारे एक्ट्स को मल्टीपल रिवाइज करना है, मतलब आपके लिए इसमें बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप बेयर एक्ट पढ़ोगे उतने आपको कंसेप्चुअल चीजें याद होंगी और आपको उतनी अच्छी चीजें समझ आएंगी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेस प्लस ओल्ड एक्ट्स प्लस न्यू कोड्स प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लस करंट अफेयर्स, ये सारे चीज का इंक्लूजन होता है हमारा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। तो जनरल साइंस में बेसिकली आपको एनसीईआरटी लेवल 6 to 10 तक का ही पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है सिर्फ आपको, लेकिन आपको टॉपिक का ना एक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म होंगे तो न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे, जैसे कि जो लोग फिजिक्स वगैरह से डर रहे हैं तो उतना डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बेसिक पढ़ना है जो हम ऑलरेडी 6 से 10 तक पढ़ चुके हैं। तो फिजिक्स में हम देख लेते हैं, फिजिक्स में आएगा मोशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट इज नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर। फिर हमको सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो के जो मिशंस रहे जैसे चंद्रयान, गंगायान एक्सेट्रा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। देन आ जाएगा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, बेसिक्स ऑन पीरियोडिक टेबल आपको पूरा नहीं याद करना, लेकिन आपको बेसिक थोड़े थोड़े एलिमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए। देन वी हैव एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट एंड देयर डेली लाइफ एप्लीकेशंस, की डेली लाइफ में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अगर आपको पता हो जो हम साबुन हम यूज करते हैं वो बेस में आता है, तो ये डेली लाइफ के यूज चीजें आपको बस एकदम ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, ये हम सारे वीडियोस में कवर करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फिर हमको पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोअर्जन्स एंड एलॉयज, देन फ्यूल्स, कंबशन, पॉल्यूशन एंड ग्रीन केमिस्ट्री, chemistry in everyday life that is medicine, fertilizers, detergents and polymers। बायोलॉजी की बात करें तो हमको सेल के बारे में पढ़ना है, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। देन ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ना। जब आप सेल पढ़ेंगे ना तो आपको ना टिश्यू भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था टिश्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 9th या 10th में था, शायद 9th में था, तो आपको एक बार वो भी पढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं हम कवर करेंगे। देन ह्यूमन बॉडी सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हमको न्यूट्रिशन, हेल्थ डिजीजेस, कम्युनिबल एंड नॉन कम्युनिबल डिजीज, हमको इसमें ना जो कोविड हुआ था उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, और उसके थोड़े करंट अफेयर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, उसके उस पर क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। देन बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन्स, देखिए वैक्सीन्स आ गया तो हमको एक बार कोविड के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेम सेल्स, then environment and ecology, pollution, biodiversity and climate change। इसमें ना वो एक किंगडम, प्लांट किंगडम भी होता है जो 5 कैटेगरीज में ना डिवाइड होता है, हमको वो भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। Then we have science and technology, space technology, ISRO, NASA, private space industry. Then we have defense technology, missiles, drones, AI in defense. Then IT communication, 5G, Internet of Things. देन AI एंड रोबोटिक्स। AI से ना क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, बिकॉज आजकल ना AI पे मतलब AI आजकल ज्यादा चल रहा है, तो AI पे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, तो एक बार आप AI वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। देन वी हैव नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, देन बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, कोविड वैक्सीन्स एंड mRNA टेक्नोलॉजी, देन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक ऑफिसर को ऑफिस वर्क और ई गवर्नेंस में चाहिए होता है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एकदम डिटेल में जाके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से ही बस हम लोग कवर करेंगे टॉपिक। देन वी हैव कंप्यूटर एप्लीकेशन,
तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपको जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर, मिनी फ्रेम, मिनी, माइक्रो, पर्सनल एंड मोबाइल, देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नंबर सिस्टम्स, बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ना है, देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, application software that is MS Office, Tally, browsers, then programming basics, this C, C++, Python. सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू लेना है। आप लैंग्वेज अगर आप देख के इतना डरिए मत कि एकदम बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको बस इसका ओवरव्यू रखना है कि एक लैंग्वेज होता है तो उसमें बेसिक्स क्या क्या है, तीनों लैंग्वेज का डिफरेंस क्या क्या है, बस इतना। Open sources versus proprietary software, then we have internet and networking, then basics of internet, external net, IP address क्या होता है, domain name क्या होता है, DNS, cloud computing, then we have networking, LAN, WAN, MAN and VPN, mobile networks 4G and 5G, email, digital signature, encryption and cyber security. फिर ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स जैसे MS वर्ड, फॉर्मेटिंग एंड मेल मर्ज वगैरह, MS ऑफ एक्सेल, देन वी हैव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेसिक्स पे हमको पढ़ना है, देन MS एक्सेस, सिंपल डाटाबेस मैनेजमेंट, देन गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स एंड क्लाउड बेस्ड टूल्स। फिर हम IT एंड ई गवर्नेंस पे आ जाएं तो डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जैसे आधार, UPI, NPCI, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, साइबर लॉज, IT एक्ट 2000, RTI, MIS, that is Management Information System, cyber security, तो viruses, worms, malware, ransomware, finishing, then firewalls, antivirus, encryption, cyber security policies in India. ये बेसिक ही पढ़ना है तो आप इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, बाकी हम सारे वीडियोस में कवर करेंगे ही। अगर हम बुक्स की बात करें तो जनरल साइंस जब हम पढ़ेंगे तो हमको 6 to 10th के NCERT बुक्स देखने हैं फ्रॉम फाउंडेशन, लूसेंट की जनरल साइंस की बुक्स दैट फॉर रिविजन, साइंस रिपोर्टर मैगजीन्स फ्रॉम करंट टेक्नोलॉजी, देन योजना एंड कुरुक्षेत्र फॉर स्पेशल इश्यूज फॉर डिजिटल इंडिया, एनर्जी एंड हेल्थ। कंप्यूटर की बात करें तो आप RS अग्रवाल फॉर ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस, अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वो बहुत फेमस है, देन लूसेंट कंप्यूटर की बुक्स भी बहुत अच्छी है, एंड गवर्नमेंट पोर्टल्स। स्ट्रैटेजी की बात करें तो NCERT साइंस पढ़कर स्टार्ट नोट्स बनाने लगे डेफिनेशंस एंड डायग्राम्स के साथ, लिंक विद साइंस विद करंट अफेयर्स जैसे चंद्रयान, फिजिक्स प्लस स्पेस, then computer focus on MS Office, internet and cyber security, digital India, practice MCQs from previous year question paper plus Lucent Science and plus Arihant Computer. अरिहंत के जो बुक्स हैं वो बेटर है और लूसेंट के, तो आप यही ज़्यादा प्रेफर करना। देन वी हैव रिवाइज, आपको बार बार करना पड़ेगा क्योंकि ये स्कोरिंग पोर्शन होता है, तो इसलिए आप रिवाइज जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स लेवल प्लस जो रहेगा उसका SSC प्लस बैंक PO से थोड़ा टफ, बट नॉट UPSC CSE के मेंस लेवल का, ठीक है, थोड़ा सा टफ रहेगा बट उतना भी नहीं रहेगा। फोकस जो रहेगा आपका स्पीड प्लस एक्यूरेंसी प्लस कंसेप्ट क्लैरिटी, आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे हम इसमें देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो हमको सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब भी एक बार देखना पड़ेगा, देन LCM एंड HCF, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, शॉर्ट्स, indices, simplification and approximation, ratio and portion, partnership, then mixture and alligation, थोड़ा सा आपको algebra और arithmetic भी देखना पड़ेगा, तो उसमें आएगा आपका linear and quadratic equation, basics only, simple and compound interest, profit loss, discount, market price, time, speed and distance, boats, trains, relative questions रहेंगे कि, then we have time plus work, pipes and Christians, then percentage, averages and ages. Then we have geometric and mensuration, तो आपको lines, angles, triangles, quadrilateral, circle के basic theorems आपको पढ़ने हैं, area and perimeters, 2D, two dimensional की चीजें, then surface area, volume जैसे cube, cuboid, cylinder, cone and sphere के पढ़ने पड़ेंगे आपको, then we have coordinate geometry, basics पढ़ने हैं आपको,
Then data handling and statistics, data interpretation in forms of tables, graphics, pie charts and bar graphs. Then we have probability of basic probability आपको पढ़नी है. Then we have permutation and combinations, ये भी basic रहेगा. Then mean, median, mode and standard deviation introduction level पे रहेगा. अब हम बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी की. जनरल मेंटल एबिलिटी बेसिकली इसको रीजनिंग बोला जाता है, जिसका जो फोकस रहेगा वो लॉजिक, एनालिसिस एंड पजल्स, नॉट मेमोरी हैवी. तो उस टाइम आपको इसमें इसको ज्यादा याद करने का इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस ये कि थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए किस किस फॉर्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आप इसका बस प्रैक्टिस फॉर्म में ही करेंगे तो आपका इसका हो जाएगा. इसमें ऐसा कुछ याद वाद करने का तो है नहीं. सबसे पहले हमारा वर्बल रीजनिंग, तो इसमें आएगा कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, directions and distance. Then we have ranking and order, symbolism, statements and conclusions, anagogism, classification, series, alphabet and numbers. Then we have non-verbal reasoning, that is patterns and figures, mirror images and water images, paper folding and cutting, embedded figures and figure series. Logical and analytical reasoning, we have puzzles, sitting arrangement, floor puzzles, etc., cause and effect, course of action, assumptions, arguments and conclusion. अब हम बुक्स की बात कर लेते हैं. बुक्स के लिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए रेफर कर सकते हैं आर.एस. अग्रवाल फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस. देन वी हैव एम टायरा मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स फॉर स्पीड. प्रीवियस ईयर के यूपीएससी, एपीएफसी और एसएससी बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं. रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के लिए आप आर.एस. अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए एम के पांडे फॉर एनालिटिक रीजनिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए एंड लूसेंट रीजनिंग फॉर क्विक एमसीक्यू. स्ट्रेटेजी की बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो आपके एनसीईआरटी मैथ्स 6 to 10 कंसेप्ट क्लैरिटी में रहेगा. फॉर्मूला नोटबुक, राइट एंड रिवाइज डेली. आप फॉर्मूला को डेली याद रखेंगे तभी आपको याद हो पाएगा. आप अगर एक बार लिख के छोड़ देंगे और दोबारा जब आप देखेंगे तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी. तो आपको फॉर्मूला तो आप पेपर में लिख लिख के आप वॉल पे चिपका लीजिए और जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा. देन वी हैव डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस. एटलीस्ट आपको डेली इसके जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंट, इसके तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. भले आप 10 एमसीक्यूज करो लेकिन आप डेली करो. क्या प्रैक्टिस बना रहेगा तो इससे क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी. रीजनिंग की बात करें तो टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एक टॉपिक पर डे. तो एक दिन जैसे कि मान लो आप सिटिंग अरेंजमेंट का उठा लोगे, एक दिन आप मिरर इमेज वगैरह का उठा लोगे. भले आप 10 क्वेश्चन करो लेकिन इसके आप डेली प्रैक्टिस करना. सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना. और फोकस जो आपका इसमें रहेगा वो पजल, सीरीज, सिम्बोलिज्म एंड डीआई, इसमें ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए. एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करें तो अटेम्प्ट रीजनिंग फर्स्ट. पहले आपको रीजनिंग पहले करना है क्योंकि ये क्विक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. देन मूव टू मैथ्स, फिर आपको मैथ्स की तरफ जाना है. डोंट स्पेंड मोर देन 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन में नहीं स्पेंड करना है क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. मैथ्स में आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो तो इसको आप पहले करना और थोड़ा 2 मिनट तक मैक्सिमम आप 2 मिनट दे सकते हो, 1.5 से 2 मिनट, क्योंकि जो आपके बाकी के क्वेश्चंस रहेंगे वो तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी प्लस आर.एस. अग्रवाल प्लस प्रैक्टिस. रीजनिंग के लिए अगर आप देखा जाए तो आर.एस. अग्रवाल प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्लस डेली प्रैक्टिस. सेक्शन हाई एक्यूरेंसी प्लस हाई स्कोरिंग, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं तो आप इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे. लोग यही मार खा जाते हैं मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन में. तो आप इसका प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके स्कोर बेटर होंगे. नेक्स्ट है हमारा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. सो इसमें बेसिकली हमारा टाउन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, बेसिकली हम भी एशियन कल्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें. सील्स, पोइट्री, ब्रॉन्ज, डांसिंग गर्ल, ग्रीक प्रीस्ट, रिलीजन, मदर गॉडेस, प्रोटो शिवा एंड नो टेम्पल. ट्रेड के बारे में आपको मेसोपोटामिया के लिंक्स के बारे में पढ़ना है. फिर वैदिक एज में आ जाना है तो अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में क्या क्या डिफरेंस थे, उनके एग्रीकल्चर पैटर्न में कुछ चेंजेस थे, कास्ट सिस्टम में कुछ चेंजेस थे. देन वी हैव ऋग्वेदा, ब्रह्मास, उपनिषद, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक रफ नॉलेज आपको रखना है. देन रिलीजियस मूवमेंट्स,
बुद्धिज्म, फोर नोबल ट्रूथ्स, एट फोल्ड पाथ, काउंसिल्स, अशोका पैट्रोनेज। जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, महावीर, थ्री ज्वेल्स, काउंसिल, स्प्रेड इन साउथ। Then we have Mauryan age Ashoka inscriptions, Dhamas stupas, Sanchi stupa, that is Sanchi stupa, pillars, lion capital, national emblem है जो हमारा. Then post Mauryan and Gupta age, Gandhara and Mathura art, Ajanta paintings, Nalanda University, Gupta age, golden age of Indian culture. Sangam age, that is Tamil lecture, एंड चोला चेरा पांड्या किंगडम्स में टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्टैट्यूज. अब अगर हम बात करते हैं मिडिवल इंडिया की, तो मिडिवल इंडिया में जो था हमारा बेसिकली दिल्ली सल्तनत में आर्क्स, डोम्स, कुतुब मीनार, उर्दू लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है. देन वी हैव भक्ति मूवमेंट, कबीर, मीराबाई, गुरु नानक जी. देन वी हैव सूफी मूवमेंट, चिश्ती, सुरावदी ऑर्डर्स. Then we have Mughal era, Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Red Fort, miniature painting and Tansen. Then religion kingdoms, Vijayanagar, Hampi temples, Rajput forts and places. मॉडर्न इंडिया की बात करें तो कॉलोनियल इम्पैक्ट, इंग्लिश एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के बारे में इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस कैसे फर्स्ट कौन लेके आया, फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व कैसे हुआ. Then we have reformers, Rajaram Mohan Roy, abolition of Sati, Swami Vivekanand, Vendita, then Dayanand, and then Saraswati Arya Samaj. National movement and culture, Bengal School of Art, Rabindranath Tagore, Gandhian art, and Khadi. Art and architecture, then temple styles, Nagra, North, Khajuraho, Konark, Sun Temple, then Dravida, South में Meenakshi Temple, then Visra, mixed. देन स्तूपास के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे सांची एंड अमरावती. देन इस्लामिक आर्किटेक्चर, हुमायूंस टॉम्ब, ताजमहल. देन वी हैव मॉडर्न आर्किटेक्चर, लुथियंस, दिल्ली, चंडीगढ़. फिर हम लिटरेचर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, दैट इज हमारा फिफ्थ है. एंशियंट में वेदास, उपनिषद, रामायण, महाभारत एंड संगम. मिडिवल में हम देखेंगे पर्शियन, क्रोनॉलिकल्स, भक्ति एंड सूफी पोएट्री. मॉडर्न में हम देखेंगे टैगोर, गीतांजलि, प्रेमचंद एंड सुब्रमण्य भारती. देन सिक्स्थ है हमारा म्यूजिक, डांस एंड थिएटर. तो क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी वर्सेस कार्नाटिक. देन क्लासिकल डांस एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स, दैट इज भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम एंड सत्रिया. फोक डांसेस जैसे कि हम भांगड़ा, गरबा, बिहू, छाऊ. देन थिएटर, संस्कृत ड्रामा, कालिदास, मॉडर्न, हबीब तनवीर एंड IPTA. Painting and sculptures, cave paintings, miniatures, modern art. Then eighth हमारा cultural institution and heritage, ASI, archaeological survey of India, preservation, UNESCO sites जैसे हमारा ताजमहल, हम्पी, जयपुर, अजंता एलोरा. Then schemes के बारे में हमको पढ़ना है. Then Intex, Pike, Mackay. Sources, अच्छा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं. अब बात करते हैं सोर्सेज की, तो कहाँ कहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं. तो आपको बेसिकली 6 to 12 हिस्ट्री प्लस क्लास 11th के फाइन आर्ट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है. फाइन आर्ट्स बेसिकली जो डांस वांस होता है उसके बुक्स होते हैं वहाँ वो आपको पढ़ने हैं. देन नितिन सिंघानिया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये आपको जरूर पढ़ना है बिकॉज इसमें आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी. देन वी हैव स्पेक्ट्रम, फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर. देन CCRT प्लस PIB प्लस न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको करंट की चीजों को भी रिलेट करके पढ़ना है. स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको इस NCERT से स्टार्ट करना है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. मूव टू नितिन सिंघानिया फॉर डिटेल डांस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आपको माइंड मैप्स बनाने, शॉर्ट नोट्स ऑन टेम्पल्स, डांसेस एंड यूनेस्को साइट्स के. देन रिवाइज फ्रिक्वेंटली, यूजुअली मेमोरी इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे करनी है जो कि बहुत मस्ट है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ. नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन. सबसे पहला है पॉपुलेशन स्टडीज, जिसमें हमको पढ़ना है डेमोग्राफिक स्टडीज, दैट इज population growth, density, distribution, India and world comparison. Then demographic transition mode, stage 1 to 4. Then population pyramids, age, sex structure. Then we have fertility, mortality and migration. So crude birth rate, total fertility rate, infant mortality rate, maternal mortality rate. Then
इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी इश्यूज। जब आप ये बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको ये भी पढ़ना है कि फर्स्ट जब सेंसस हुए थे तो उसमें क्या रिपोर्ट आई थी और रीसेंट का रिपोर्ट क्या बोलता है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then we have population policies. That's it. India's population policies 1952 onwards. Family planning, then national population policy 2000. Issues of aging population, youth bulge, demographic dividend. Then we have census and data, census of India, latest data and trends. Yeah, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला. Then we have NFHS, National Family Health Survey reports. ये पढ़ना है. देन वी हैव, अगर हम डेवलपमेंट पे आ जाते हैं तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, देन क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट लिंकेज, देन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रीजनल डिस्पार्टीज, Indian developmental issues, poverty, unemployment, rural and urban divide, infrastructure, health, education and gender inequality, development models, that is liberalization, privatization and globalization, LPG, reforms in India 1991 से लेके अभी तक क्या चेंजेस आए हैं आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। देन अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच, गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, तो सबसे पहले हमको इसके कंसेप्ट और फीचर्स के बारे में पढ़ना है। देन वी हैव इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, फिर रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN एंड G20। देन ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ 1991 LPG रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट रहा, ग्रोथ ऑफ IT सर्विसेज, आउटसोर्सिंग, FDI एंड SEZs। Then we have challenges of globalization, which is inequality, jobless, growth, then cultural homogenization, brain drain, WTO disputes, trade wars, then environmental concerns. Then positive impacts इसके क्या क्या रहे? Then technology transfer, integration with world markets, rise of startups. Then we have expansion of education, communication, and global connectivity. Globalization and social change. Then we have migration, diaspora, multiculturalism, impact on Indian society, youth and urbanization. अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स आप पहले तो आपको मेन NCERT रेफर करना है क्लास 11th एंड 12th का, ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। देन 11th के सोशियोलॉजी भी आप बुक रेफर करेंगे, दैट इज इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज। रमेश सिंह के आप इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन आप रेफर कर सकते हैं। देन वी हैव मजीद हुसैन के ह्यूमन ज्योग्राफी, राम आहूजा का सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आपको रिपोर्ट्स भी पढ़नी है, UNDP, HDR, वर्ल्ड बैंक, WDR, सेंसेस, NFHS एंड नीति आयोग। स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको NCERT से स्टार्ट करना है। पहले कंसेप्ट पढ़ना है, पॉपुलेशन, ट्रेंड्स, माइग्रेशन एंड HDI। फिर आपको रमेश सिंह एंड नितिन सिंघानिया के स्टाइल कवरेज, मतलब उनकी बुक्स को एक बार रीड करना है। देन आप उसको करंट अफेयर से लिंक करेंगे एंड लेटेस्ट डाटा और रिपोर्ट्स आपको कलेक्ट करने हैं। देन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और माइंड मैप के थ्रू आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बिना माइंड मैप के तो पूरा हलवा पूरी हो जाएगा, मतलब आप बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो माइंड मैप आप जितना बना के पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। मैं जो नोट्स भी आपको दूंगी या जो जिस नोट्स से मैं पढ़ाऊंगी, आई मेक श्योर कि उसमें माइंड मैप वगैरह बहुत हो, ताकि आपको वो इजी टू रिमेम्बर हो। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, विच इज आई थिंक इट्स, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो ऑडिटिंग में सबसे पहला आपको पढ़ना है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। तो इसकी मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। फिर आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ना है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, then internal audit, cost audit, tax audit, government audit, role of CAJ, computer and auditor general, special audits, management audit, environmental audit and forensic audit. Audit process and techniques, vouching and verification, checking of transactions, assets and liabilities, internal control, internal check, internal audit. Audit report, types of reports, clean, qualified, adverse and disclaimer. Then auditors' duties, rights and liabilities.
auditing standards, general accepted auditing standards. Then we have international standards on auditing, that is ISA, and Indian auditing and assurance standards. अब हम नेक्स्ट में देखेंगे इंश्योरेंस के सिलेबस. अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस के सिलेबस की. तो आपको बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस देखना है, दैट इज डेफिनेशन, नेचर, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस. देन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, दैट utmost good faith. Then insurable interest, indemnity, subrogation, contribution and proximity cost. Then types of insurance, so life insurance, term plan, endowment plan and whole life policy. Then general insurance, fire, marine, then health and motor property insurance, then social insurance, EPFO, ESIC, pension schemes and Ayushman Bharat. Reinsurance, insurance of insurance companies. Then Indian insurance sector, that is IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, role and functions. LIC, Life Insurance Corporation of India. GIC, General Insurance Corporation. Then private players in insurance sector. Then D is insurance and social security. So insurance as a tool for financial security. Role of insurance in social security in India. Then recent schemes आपको पढ़ना है, that is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Then PMSBI, then we have Ayushman Bharat, Atal Pension Yojana. बुक्स की बात करें तो मैं इसमें आपको दो ही बुक्स रेफर करूंगी, एक ऑडिटिंग के लिए और एक इंश्योरेंस के लिए. तो जो ऑडिटिंग के लिए बेस्ट बुक है, दैट इज अरुणा झा का बहुत अच्छा बुक है, और इंश्योरेंस के लिए डॉक्टर पी पेरीस्वामी का. देन आप आरडीआई की वेबसाइट्स भी देख सकते हैं और MY खान की भी देख सकते हैं. ICAI के मटेरियल्स भी आप देख सकते हैं फॉर ऑडिटिंग, जो कि बहुत अच्छे हैं. अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर. तो उसका आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग इंश्योरेंस. देन करंट अफेयर्स से आपको लिंक करना है, जैसे IRDA के रिफॉर्म्स, न्यू गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स. नोट्स आपको बनाने हैं, जैसे ऑडिट टाइप्स, इंश्योरेंस प्रिंसिपल, RDI रोल. MCQ प्रैक्टिस करना है और एग्जाम्पल आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है बेसिकली, स्पेशली ऑडिटिंग. तो जितना आप एग्जाम्पल से पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा, तो इसलिए आप एग्जाम्पल ज़्यादा इंक्लूड कीजिए इसमें. इसमें जो क्वेश्चन बेसिकली आ सकते हैं, बेसिकली एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे आ सकते हैं. देन वी हैव रोल ऑफ RDI इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में. देन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग एंड प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, इससे थोड़े से MCQ फॉर्म में बन सकते हैं, तो आप इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें. नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स. सो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आएगा डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, देन प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, then collection and presentation of data, that is frequency distribution, tabulation, diagrammatic representation and graphical representation. Then we have measures of central tendency, mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean, quartiles, deciles, percentiles, बाप रे कितने सारे. फोर्थ है, दैट इज हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस, रेंज, क्वारंटाइल, डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट. ये तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो, कार्ल पर्सन कोफिशिएंट, देन स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन रैंक्स के लिए, रिग्रेशन लाइन्स एंड इक्वेशंस के लिए, देन इंडेक्स नंबर्स, मीनिंग एंड यूजेस, मेथड्स एंड CPI एंड WPI, कंज्यूमर एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, लिमिटेशंस पढ़ने हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, बेसिक रोल्स, condition probability and bias theorem, distributions, time series and analysis, components, train methods and use, sampling and estimation, census and sampling, types of sampling, errors, law of large numbers and contract limit theorem. अगर हम बुक्स की बात करें तो आप बुक्स बेसिक्स के लिए रेफर कर सकते हैं, SC गुप्ता फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, NCERT क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. प्रैक्टिस के लिए आप RS भारद्वाज या RS अग्रवाल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर सकते हैं. देन वी हैव अप्लाइड पार्ट रमेश सिंह फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडेक्स नंबर, CPI एंड WPI. करंट डाटा के लिए आप NSSO, CSO, MOSPI के वेबसाइट्स पे आप चेक कर सकते हैं. और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट.
स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। फॉर्मूला शीट आपको बनानी है ताकि आपको याद रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। लिंक विद इकोनॉमी जैसे CPI, WPI, GDP, डिफॉल्टर पॉपुलेशन स्टैट्स डेली प्रैक्टिस करने हैं आपको, और कम से कम डेली आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं और 10 to 15 MCQs। बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन चुका है, बट हमने पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लिया है और मैंने आपको डिटेल में सिलेबस बता दिया। तो अब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और मैं सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाना भी शुरू करती हूँ, जिसमें शुरुआत मैंने हिस्ट्री से की है, जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो पोर्तुगीज़ पे आया है कि पोर्तुगीज़ इंडिया में कैसे आए, उन्होंने आने के बाद क्या क्या किया और उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो आप और मैं वीडियो के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप एक बार ज़रूर उसको देखें। और जो ना समझ में आए आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट से बुक के बारे में आपको पूछना है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। एंड और आप कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए कि आप मैं मतलब कौन से सब्जेक्ट में आप चाहते हो कि मैं पहले वीडियो बनाना शुरू करूं और कौन सा सब्जेक्ट हम पहले कंप्लीट करें। तो ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर बताएं। बाय, थैंक यू। आप वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से नोट्स बनाना चालू करूँगी एंड मैं फिर उसी हिसाब से फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे। ताकि क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि 2 महीना, टेंटेटिव डेट 30 नवंबर है, एग्ज़ाम 30 नवंबर को हो सकता है या उसी के आसपास होगा, तो हमको उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है एटलीस्ट 20 डेज पहले, क्योंकि हमको जो 20 दिन बचेंगे हमको सिर्फ उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। तो आप 20 दिन तो छोड़ के रखिए फॉर रिविजन एंड मॉक टेस्ट वगैरह के लिए। तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।